जय हिंद जवानों, आप सभी फौजी वर्दी लवर्स का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी 2026 के लिए जीके जीएस के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। हर शिफ्ट में, हर पेपर में इन टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। इसमें आपको सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने को मिलने वाले हैं और देखते हैं आप उसमें से कितना सही कर सकते हो, आपकी तैयारी किस लेवल की है ये भी आपको पता चल जाएगा। और साथ में आज बहुत सारे क्वेश्चंस आपको याद होने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ साथ मैं आपको यहां पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी बताते हुए चलूंगा जो आपके एग्जाम्स में आने की संभावनाएं हैं। तो आज वाली क्लास को बड़े ध्यान से, बड़े प्यार से आपको देखना है और क्लास में ही हम याद करवा देंगे, आपको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है जी, चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है कि भारत में वर्षों तक खालिस्तान हरित क्रांति का मुख्य आधार बना रहा या बना रही, ये अपने को बताना है। हरित क्रांति, देखो क्रांतियों से संबंधित क्वेश्चंस आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में बार बार रिपीट हुए हैं, हर साल रिपीट हुए हैं। तो हमें यह बताना है कि हरित क्रांति है वो किससे संबंधित है। ये तो पेपर की लैंग्वेज है, लेकिन सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो आपको बताना है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है। तो जो हमारी हरित क्रांति है वो भाई किससे संबंधित हो जाएगी, अनाज से संबंधित हो जाएगी। और वो भी जो हमारे खाद्यान्न है, खाद्य फसलें हैं, उनसे संबंधित हो जाएगी। और जो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा और हरित क्रांति का जो सबसे ज्यादा प्रभाव रहा वो किसके ऊपर रहा था भाई, गेहूं के ऊपर। और गेहूं के बाद किसके ऊपर रहा था, चावल के ऊपर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, गेहूं के ऊपर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा था और दूसरा किसके ऊपर रहा था, चावल के ऊपर रहा था। ठीक है, इससे क्या हुआ कि उत्तम किस्म के बीज आए। ठीक है जी, और फिर क्या होने लग गया, जो फसल है वो ज्यादा होने लग गई। और स्पेशली अगर राज्य भी पूछे तो हमारा पंजाब राज्य है, वहां पर इसका काफी ज्यादा प्रभाव रहा। हमारा जो हरियाणा राज्य है वहां पर काफी ज्यादा प्रभाव रहा। और इसके अलावा उत्तर प्रदेश, ये तीन राज्य हैं जिसमें सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है हरित क्रांति का। अब क्वेश्चन और आता है कि भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है। भारत की बात हो रही है तो भारत में हरित क्रांति का जो जनक माना जाता है वो माना जाता है एमएस स्वामीनाथन। ठीक है जी, एमएस स्वामीनाथन जी है, उनको भारत में हरित क्रांति का जनक माना जाता है। इसके अलावा विश्व में भी आपसे पूछ सकता है, तो विश्व में कौन सा हो जाएगा, तो विश्व में हो जाएगा भाई नॉर्मन बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है जी, बोरलॉग हो जाएगा, ये अपने को ध्यान रख लेना है। अगर विश्व में हरित क्रांति का जनक किसे बोला जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को बोला जाता है, और भारत में एमएस स्वामीनाथन को। ठीक है जी, तो इतना समझ में आ गया। यहां से आपके एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस हैं वो आते हैं। और गेहूं, चावल, कभी अनाज दे देगा, कभी खाद्यान्न फसलें दे देगा, लेकिन मेनली प्रभाव किसके ऊपर रहा था, गेहूं और चावल के ऊपर। इससे उत्पादन है वो काफी ज्यादा बढ़ गया था। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है और ये भी आपके एसएससी जीडी के एग्जाम्स में ही आया हुआ क्वेश्चन है कि कपिल देव ने 1983 विश्व कप कौन से स्टेडियम में जीता था। पहले विश्व कप को दूसरे नाम से जाना जाता था, ये भी अपने को याद रख लेना है। ठीक है, तो इसको इस कप के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो उस समय जब 83 में जो वर्ल्ड कप हुआ था, ठीक है, बाद में उसका नाम वर्ल्ड कप बोलने लग गए उसको। तो हमें बताना है जो कपिल पाजी ने, जो उस समय कप्तान रहे थे टीम इंडिया क्रिकेट टीम के, मेन वाली के, तो उन्होंने जो विश्व खिताब जीता था, विश्व कप, वो कौन सी जगह पे खेला गया था। तो ये कब जीता गया था भाई, 1983 में जीता था। इस समय जो कप्तान थे वो कौन थे, कपिल देव जी। ठीक है, कपिल देव जी, जिनको हरियाणा हरिकेन के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा बात करें तो किसके खिलाफ हुआ था, तो ये वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था, वेस्ट इंडीज के खिलाफ हुआ था। ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, वेस्ट इंडीज। और भाई इसके बाद जो वेस्ट इंडीज ने सीरीज की थी ना, ठीक है, किसी को बिलीव नहीं था कि इंडिया वाले जीत जाएंगे। फिर वेस्ट इंडीज ने भी बोला आ जाओ भाई, ठीक है, वेस्ट इंडीज ने भी बोला आ जाओ सीरीज के लिए। फिर लगभग शायद 7 मैचों की सीरीज हुई थी, 7 के 7 वेस्ट इंडीज जीते थे, लेकिन वर्ल्ड कप हमारा इंडिया जीत गया था। और ये वर्ल्ड कप फाइनल कहां पर हुआ था, लॉर्ड्स में हुआ था। और ये कहां पर स्थित है,
ये इंग्लैंड राज्य में स्थित है, ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है, इसके अलावा जो दूसरा वर्ल्ड कप जीता, ये वनडे वर्ल्ड कप की बात हो रही है यहां पर, तो दूसरा वर्ल्ड कप जीता 2011 में, और इस समय जो कप्तान थे उनका नाम क्या हो जाएगा, उनका नाम हो जाएगा भाई महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है जी, महेंद्र सिंह धोनी है, उस समय कप्तान थे, 2011 में यह वर्ल्ड कप जीता गया था। ये कहां पर हुआ था, तो ये हुआ था फाइनल वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है जी, वानखेड़े स्टेडियम जो कहां पर स्थित है, मुंबई में स्थित है, मुंबई में। ठीक है जी, मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है, वहां पर यह खेला गया था, तो यह भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी, अब महेंद्र सिंह का नाम आया है, महेंद्र सिंह धोनी का नाम आया है, तो यहां से एक क्वेश्चन और पूछा गया है आपके एग्जाम्स में कि महेंद्र सिंह का उपनाम क्या है, किस उपनाम से जाना जाता है, तो माही के नाम से जाना जाता है, माही के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है जी, तो ये भी अपने को याद रख लेना। इसके अलावा आज के समय में थाला भी बोला जाता है। ठीक है जी, ये भी अपने को ध्यान रख लेना। यहां से इतने क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स के लिए बनते हैं और ये इंपॉर्टेंट है सारे के सारे। अब आप सभी मुझे कमेंट करके बताओगे, मैं आपको आगे आने वाली क्लासेस में समझा दूंगा कि पहला T20 वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने कब जीता था, और ये आपको मेंस वाला बताना है भाई। ठीक है जी, तो सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे T20 वर्ल्ड कप है वो कब जीता था। बाकी आगे क्लासेज अपनी बहुत सारी आने वाली है, आपके एग्जाम तक सब कुछ आपको याद करवा दिया जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं कि पुष्कर ऊंट मेले का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। मेले से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएगा। ठीक है जी, सोनपुर बिहार वाला मेला भी है, वो पशु मेला काफी ज्यादा चर्चित है, वो भी आपके एग्जाम्स में आता है, तो याद कर लेना सोनपुर पशु मेला बिहार में लगता है। लेकिन आपसे ये पूछा गया है पुष्कर ऊंट मेले का संबंध कहां से है, तो जो पुष्कर ऊंट मेला लगता है ये भाई हमारे राजस्थान राज्य में लगता है। कौन से राज्य में लगता है, राजस्थान राज्य में लगता है। कौन से महीने में लगता है, ये अक्टूबर से नवंबर महीने में लगता है। अक्टूबर नवंबर महीने में लगा था, अभी कुछ दिन पहले ये पुष्कर मेला लगा था। अब ऊंट का नाम आया है, तो ऊंट को क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, रेगिस्तान का जहाज, क्योंकि आपको पता है कि राजस्थान में अपना मरुस्थल है। ठीक है जी, और वहां पर अपना रेगिस्तान है, तो रेगिस्तान में चलने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है भाई, ऊंट होता है, इसलिए इसको रेगिस्तान का जहाज माना जाता है। ठीक है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, तो यहां पर हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, और हरियाणा का सूरजकुंड मेला है, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, सूरजकुंड मेला, सूरजकुंड मेला है, ये कहां पर लगता है, तो ये हमारे हरियाणा में लगता है। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। आप सभी को पता है कि जो संगीत वाले हैं, कला वाले, संस्कृति वाले क्वेश्चन हैं आपके एग्जाम्स में फिक्स आएंगे, और ये आपके एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन है। तो बताइए क्या है आपका कि अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, ये अपने को बताना है। अमजद अली खान किस वाद्य यंत्र के वादक हैं, कहने का मतलब है कि जो अमजद अली खान है वो कौन से वाद्य यंत्र को बजाते हैं। तो इतना मैं आपको बता देता हूं कि अमजद अली खान है, बहुत फेमस व्यक्ति हैं। ठीक है जी, इनको पद्म विभूषण भी मिल चुका है, पद्म विभूषण से भी सम्मानित हो चुके हैं। इसके अलावा पद्म श्री भी इनको मिल चुका है, पद्म श्री भी, और पद्म विभूषण हो गया, पद्म श्री हो गया, और इसके अलावा एक और अवार्ड से इनको सम्मानित किया जा चुका है, और वो कौन सा है भाई, पद्म भूषण। ठीक है, पद्म विभूषण, भूषण और पद्म श्री, जो तीनों अवार्ड होते हैं उनसे सम्मानित किया गया है। तो दूसरा कौन सा हो जाएगा, पद्म भूषण। ठीक है जी, तो ये अपने को याद रख लेना है, इस प्रोसेस में है। तो किससे संबंधित हो जाएंगे, तो ये सरोद से संबंधित है। ठीक है, इनका वाद्य यंत्र कौन सा है, कौन से वाद्य यंत्र को ये बजाते हैं, तो सरोद नामक जो वाद्य यंत्र होता है इनके द्वारा बजाया जाता है, ये अपने को ध्यान रख लेना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कि समुद्र पार भारत के दक्षिण पड़ोसियों में खालिस्तान द्वीप देश शामिल है। तो
कितने द्वीप देश शामिल हैं ये आपको बताना है। हमारे भारत के पड़ोसियों में समुद्र पार भारत के दक्षिणी पड़ोसियों की बात हो रही है यहां पर, तो बताइए तो कौन कौन से देश शामिल हो जाएंगे। तो भाई ये 2 देश शामिल हो जाएंगे। एक तो हो जाएगा कौन सा, श्रीलंका। कौन सा हो जाएगा भाई, श्रीलंका हो जाएगा। और दूसरा कौन सा हो जाएगा, मालदीव हो जाएगा। ये 2 देश हैं जो क्या है भाई, संबंधित है, हमारे पड़ोसी देश है। ठीक है जी, जो समुद्र से लगते हैं। श्रीलंका हो गया और मालदीव हो गया। और श्रीलंका किससे जोड़ता है ये भी हमें देख लेना है। तो पाक जल डमरू मध्य, जल डमरू मध्य, ठीक है जी, वह मन्नार की खाड़ी, वह मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच में स्थित है। ये वह मन्नार की खाड़ी इन दोनों के बीच में स्थित है, तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है। ठीक है जी। और इसके अलावा जो मालदीव है, ये जो हमारा लक्षद्वीप है, उसके दक्षिण में ये स्थित हो जाएगा। तो ये याद रख लेना। तो 2 हो जाएगा, श्रीलंका और मालदीव। और ये जल डमरू मध्य वाला क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम्स में है, वो पूछा जा चुका है। ठीक है जी। चाहे आप कोई भी एग्जाम्स दे रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है भाई। आप अगर एसएससी जीडी के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, एचएसएससी के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, मेंस वाले एग्जाम्स के लिए पढ़ रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। चलो, किस प्रकार का व्यय उन व्ययों को संदर्भित करता है जिनसे भौतिक या वित्तीय संपत्तियों का सर्जन नहीं होता। व्यय का मतलब क्या होता है, खर्चा होता है। अब इस क्वेश्चन को पढ़िए कि उस व्यय के बारे में बताना है जिनसे भौतिक और वित्तीय संपत्तियों का सर्जन नहीं होता, उसको क्या कहा जाता है, कौन सा व्यय कहा जाता है। तो कौन सा व्यय, कौन सा खर्चा कहा जाता है, तो उसको कौन सा खर्चा हो जाएगा भाई, राजस्व व्यय हो जाएगा। क्या हो जाएगा, राजस्व व्यय। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा, कॉपर संभवतः वर्तमान समय के खालिस्तान से प्राप्त होता था। यानी कि जो हड़प्पा वासी हैं उनको तांबा कहां से मिलता था। ठीक है जी, ये अपने को बताना है। तो कौन से राज्य से मिलता था, कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं एक बात बोलता हूं कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये अपने राजस्थान से मिलता था। कहां से मिलता था, राजस्थान से। राजस्थान में वहां सिक्कर, कोपर है ना, वहां पर काफी ज्यादा तांबा पाया जाता है। ठीक है जी, कोपर ही नाम है वहां पर। एक स्थान है, एक जगह है, उसका नाम ही कोपर रखा हुआ है। तो वहां से बहुत ज्यादा तांबा है, वो निकाल लिया गया है। अभी तो वो खोखला बन चुका है भाई वो शहर। ठीक है जी, तो याद रख लेना कहां से, राजस्थान से हो जाएगा। बाकी चीजें विदेशों से लेके आते थे, कुछ अफगानिस्तान वाला क्षेत्र हो गया, कुछ ओमान वाला क्षेत्र हो गया, ऐसे हो जाएगा। ठीक है। इसके अलावा जो कीमती वस्तुएं थी वो गुजरात वाले क्षेत्र से आती थी। जैसा कि और सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैं आपको बता देता हूं, अपनी एक क्लास आने वाली है। ठीक है जी, सिंधु घाटी सभ्यता नहीं, उसमें लगभग 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे। ठीक है, 10 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे और उसमें सारे क्वेश्चंस आपको कवर हो जाएंगे। ठीक है, टॉपिक वाइज जो आपके एग्जाम्स में पूछा गया है वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा। ठीक है जी। चलो, जैसा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 168 में निहित है, किसी राज्य के विधानमंडल के 2 सदन होते हैं, एक को खालिस्तान और दूसरे को विधानसभा के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चंस को अगर थोड़ा सा दिमाग लगा के पढ़ोगे तो आराम से आपका आंसर निकल जाएगा। इसमें बोला है कि राज्य में जो सदन होता है, विधानमंडल के 2 सदन होते हैं। सदनों की संख्या भी बता दिया आपको, कितनी होती है, 2 होती है। उनमें से एक तो विधानसभा होती है और दूसरी कौन सी होती है ये हमें बताना है। तो दूसरी कौन सी हो जाएगी, विधान परिषद हो जाएगी। क्या हो जाएगी, दूसरी विधान परिषद। एक तो विधानसभा हो गई, दूसरी विधान परिषद हो जाएगी। ठीक है जी। और राज्यसभा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में काफी बार आ चुकी है। राज्यसभा एक ऐसा सदन है जिसको कभी भी भंग नहीं किया जा सकता, जिसको है भाई भंग नहीं किया जा सकता। ठीक है, किया जा सकता। इसके पीछे का रीजन क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं, क्योंकि इसमें इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्ष का होता है, 6 वर्ष का होता है।
और हर 2 वर्ष में 1/3 सदस्य रिटायर हो जाते हैं और 1/3 नए सदस्य आ जाते हैं। तो ये हर 2 साल में ये प्रोसेस है वो चलता रहता है। तो नए सदस्य आते रहते हैं, पुराने जाते रहते हैं। तो इस प्रकार से ये कभी भी भंग नहीं होती। और इसके लिए आयु कितनी होनी चाहिए? तो मिनिमम आयु, न्यूनतम आयु, अधिकतम आयु हमारे देश में है ही नहीं, ठीक है। न्यूनतम आयु है नेताओं के लिए, वो है राज्यसभा के लिए, वो कितनी हो जाएगी? 30 वर्ष हो जाएगी। ये अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? यह आपके एग्जाम्स में पूछा गया क्वेश्चन है और बहुत बार ये क्वेश्चन है वो रिपीट हो चुका है। तो इसमें से आपको बताना है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है। जब हमारा देश में जब संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है जी, 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय हमारे संविधान में कितने 7 मौलिक अधिकार थे। कितने मौलिक अधिकार थे भाई? 7 मौलिक अधिकार थे। और उन अधिकारों में एक हमारा संपत्ति का भी अधिकार था। लेकिन वर्तमान में इन मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी कर दी गई है? 6 कर दी गई है। और एक जो हमारा मौलिक अधिकार था संपत्ति का अधिकार, उसको हटा दिया गया है। कब हटाया गया है? ये 44वें संविधान संशोधन सन 1978 के तहत इसको मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया और इसको एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया? इसको संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। तो हमसे यही पूछा है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक अधिकार है, या कभी कभी इसको कानूनी अधिकार भी लिख के दे देता है। तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, कानूनी अधिकार भी इसको बोला जा सकता है। लेकिन जैसे ही अगर यहां पर लिख दे मूल भारतीय संविधान में, तो फिर क्या बन जाएगा? ये मौलिक अधिकार बन जाएगा। क्योंकि मूल का मतलब है जब 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था, उस समय की क्या कर रहा है? ये बात कर रहा है। और वर्तमान में इसको कौन से अनुच्छेद में रखा गया है? तो अनुच्छेद नंबर 300A में इसको रखा गया है। ये भी अपने को याद रख लेना है, ठीक है जी, भाग नंबर 12 में। चलो इतना याद हो गया, यही इंपॉर्टेंट था जो आपके एग्जाम्स में आता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं कि आंध्र प्रदेश का एक कहानियों का वर्णन करने वाला शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश की बात हो रही है, शास्त्रीय नृत्यों की बात हो रही है। तो हमारे कितने शास्त्रीय नृत्य हैं भाई? 8 शास्त्रीय नृत्य हैं, ठीक है जी, 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। उसमें से आंध्र प्रदेश का कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश का हो जाएगा कुचिपुड़ी। और याद भी मैंने करवाया हुआ है कि अंधे व्यक्ति को कुचिपुड़ी मत देना, कच्ची पूड़ी मत देना, क्योंकि अंधे व्यक्ति को अगर कच्ची पूड़ी दोगे तो वो देख नहीं पाएगा, तो और खा लेगा तो उसकी तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक है जी। तो क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश कुचिपुड़ी हो जाएगा। याद हो गया। मणिपुरी कहां का है? ये हमारा कहां का हो जाएगा? मणिपुर का हो जाएगा, मणिपुरी। इसके अलावा स्त्रिया नृत्य है, ये कहां का है? ये असम राज्य का हो जाएगा स्त्रिया नृत्य। इसके अलावा कथक कहां का हो जाएगा? ये आपका यूपी का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, ठीक है जी। कथक से संबंधित ही एक है कथकली, कथकली ये कहां का हो जाएगा? ये केरल का हो जाएगा। और इसके अलावा मोहिनी अट्टम है, वो भी कहां का हो जाएगा? केरल का हो जाएगा। ओडिशा का कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा का उड़ीसी, ठीक है। तो ये आपके हो जाएंगे, हो गया ना। चलो ऐसे अपने को करना है। और भरतनाट्यम और बच गया है जो आपके एग्जाम्स में आता है, 8वां भरतनाट्यम, ठीक है जी, भरतनाट्यम। तो ये कहां का हो जाएगा? तमिलनाडु का। और याद कैसे रखेंगे? भारत के लोगों को, हमारे भारत के लोगों को मिलजुल कर रहना चाहिए। तो भारत के लोगों को मिलकर रहना चाहिए, ऐसे याद कर लो। तो भरतनाट्यम किसका हो जाएगा? तमिलनाडु का हो जाएगा। लेकिन कुछ के अनुसार हमने 9 शास्त्रीय नृत्य और मान लिया है, और 9वां कौन सा है? छऊ है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है जी। चलो तो ये भी अपने को ध्यान रख लेना है, ठीक है जी। कला और संस्कृति के हिसाब से कितने हैं? 8।
भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य कलाकार ने वर्ष 2018 में लोक और जनजातीय नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था? तो इस क्वेश्चन के जरिए मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि अभी हमारे एग्जाम्स में थोड़ा समय बचा हुआ है। ठीक है जी, आपके एग्जाम होने में 2-3 महीने का समय लगेगा। उसमें आपको करंट अफेयर में जो पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं, चाहे वो खिलाड़ियों को दिए गए हो, चाहे वो कला और संस्कृति से संबंधित लोगों को दिए गए हो, तो वो अपने को सारे के सारे याद कर लेने हैं, क्योंकि यहां से आपके एग्जाम्स में है क्वेश्चंस आएगा। ठीक है जी, तो ये याद कर लेना है। लोक कला वाले जितने भी पुरस्कार और सम्मान हैं वो सारे के सारे आपको याद करने हैं। तो अब 2018 का पूछा है तो वो आपके लिए तो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बता देता हूं किसको मिला था, अर्जुन सिंह जी को मिला था। चलो, जलियांवाला बाग हत्याकांड की जानकारी मिलने पर किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि है वो किसके द्वारा त्याग दी गई थी, अपने को बताना है। तो ये जो नाइटहुड की उपाधि है वो त्याग दी गई थी रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। किसके द्वारा त्याग दी गई थी? रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड है, ये कब हुआ था? ये हुआ था भाई 13 अप्रैल 1919 को। कहां पर हुआ था ये? अमृतसर पंजाब में हुआ था। कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में हुआ था। किसने गोली मारने का आदेश दिया था? तो जनरल डायर के द्वारा है वो गोली मारने का आदेश दिया गया था। फिर बाद में जनरल डायर को किसने मार दिया था? हमारे शहीद उधम सिंह जी ने इसकी हत्या कर दी थी। ठीक है जी, तो ये अपने को ध्यान रख लेना है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब चलते हैं आगे। क्वेश्चन तो देखिए क्या है कि भारत ने दूसरे एशियाई खेलों की मेजबानी किस वर्ष की थी? तो एशियाई खेलों की मेजबानी कब की गई थी? तो भाई सबसे पहले भारत में एशियाई खेलों की जो मेजबानी की थी वो 1951 में की थी पहली बार। लेकिन हमसे ये पूछा है दूसरे एशियाई खेलों की पहली बार, अगर पूछे पहली बार कब किया था एशियाई खेलों की मेजबानी, तो सन 1951 में किया था। लेकिन हमें दूसरी बार का बताना है, तो बताइए। तो दूसरी बार जब किया गया था वो किया गया था सन 1982 में। एशियाई खेलों की सबसे ज्यादा मेजबानी है वो किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है भाई थाईलैंड के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? थाईलैंड के द्वारा है वो एशियाई खेलों की सबसे ज्यादा मेजबानी की गई है। इसके अलावा नेक्स्ट एशियाई खेल जो 2026 में होने वाले हैं ये कहां पर होंगे? तो ये जापान देश में होने वाले हैं, ये अपने को ध्यान रख लेना। ठीक है जी, तो यहां से इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे बनते हैं। सबसे पहले भारत ने 1951 में, दूसरा 1982 में। सबसे ज्यादा थाईलैंड में हुए हैं। ठीक है, मेजबानी की गई है। मेजबानी का मतलब है कि कौन से देश में इनका आयोजन किया जा रहा है। और अब नेक्स्ट होने वाले हैं 2026 के, वो कहां पर होंगे? जापान देश में। चलो, भारत अपनी लगभग खालिस्तान भूमि सीमा अफगानिस्तान के साथ साझा करता है। तो मैंने आपको बताया कि 10 टॉपिक्स की जो हमारी क्लास आने वाली है, जिसमें आपके एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं, तो उसमें पड़ोसी देश वाला एक स्पेसिफिक टॉपिक होगा और उस टॉपिक में सारे के सारे देशों के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है जी, तो अब हमें इसका बताना है अफगानिस्तान के साथ। तो अफगानिस्तान के साथ तो कमी है भाई, कितनी हो जाएगी? 106 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है जी, 106 किलोमीटर हो जाएगा। देखो वो क्वेश्चन आ गया है, मैंने बोला था, और ये कई प्रकार से आता है, पता नहीं कितनी बार पूछा जा चुका है। जैसे पाक जलडमरू मध्य नाम आता है, देखो तो लोग सोचते हैं पाकिस्तान से संबंधित है, नहीं, ये किससे संबंधित है? श्रीलंका से। ठीक है, तो श्रीलंका भारत से पाक जलडमरू मध्य और खालिस्तान द्वारा निर्मित समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो दूसरा मैंने क्या बताया था? एक तो आपको पाक जलडमरू मध्य बताया था और दूसरा बताया था मन्नार की खाड़ी। कौन सी हो जाएगी? मन्नार की खाड़ी। इन दोनों के बीच में क्या स्थित है? ये स्थित है अपना। ठीक है जी, पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी के बीच में स्थित है श्रीलंका। चलो आगे बढ़ते हैं। फ्री थ्रो खालिस्तान खेल से संबंधित है। तो खेल से संबंधित जो वर्ड्स हैं
उनसे आजकल एग्जाम्स में क्वेश्चंस आने लगे। पिछले 3-4 सालों में 2023 के बाद से है वो ये क्वेश्चंस हैं वो हर एग्जाम में आने लगे। ठीक है जी, चाहे वो एसएससी का भी हो, रेलवे का भी हो, स्टेट लेवल का भी हो। ठीक है, तो आपके एग्जाम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इस बात को नोट कर लेना। तो आपको बताना है कि फ्री थ्रो है वो कौन से खेल से संबंधित है। जैसे ही फ्री थ्रो का नाम आएगा तो आप सोचोगे या तो क्रिकेट से संबंधित है क्योंकि क्रिकेट में थ्रो मारा जाता है, या आप बोलोगे कि फुटबॉल से संबंधित है। तो अब बताओ किससे संबंधित है, आंसर करने की कोशिश कीजिए किससे संबंधित हो जाएगा ये। फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूंगा, फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछने वाला हूं। तो जो फ्री थ्रो है किससे संबंधित हो जाएगा, ये बास्केटबॉल से संबंधित हो जाएगा। कॉर्नर वगैरह वाला आ जाए तो वो फुटबॉल वाला आपका हो जाता है। ठीक है, बाकी एक क्लास में मैं आपको डिटेल से समझा दूंगा। तो और क्रिकेट से संबंधित तो बहुत सारे आपको पता है, लेकिन एक क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आया हुआ है और आप सभी को बताना है LBW की फुल फॉर्म क्या होगी। फुल फॉर्म सभी स्टूडेंट इसका आंसर है वो कमेंट करके बताएंगे। LBW की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है जी, सभी स्टूडेंट कमेंट करके बताएंगे। और साथ में ये आपको ये भी बताना है कि ये कौन से खेल से संबंधित है। ठीक है जी, चलो। निम्नलिखित में से किस राज्य का संबंध कथक से है। कथक से मैंने आपको अभी बताया था, तो कथक से कौन सा हो जाएगा, उत्तर प्रदेश हो जाएगा, यूपी हो जाएगा कथक से। ठीक है जी, आंध्र प्रदेश से कौन सा था, कुचिपुड़ी, कि अंधे व्यक्ति को कच्ची पुड़ी मत दो। ठीक है जी, केरल का कौन सा हो जाएगा, केरल का क्या बताया था, कथकली, मोहिनीअट्टम हो जाएगा। ठीक है, बिहार से कोई है नहीं। ठीक है, छऊ वाला छोड़ दो भाई। ठीक है, छऊ हो जाएगा। चलो, स्त्रिया कहां से है, ये आजकल ये वाले याद नहीं रहता स्टूडेंट को, याद कर लो। स्त्रिया कहां का है, तो ये हो जाएगा असम राज्य का। ठीक है जी, असम राज्य का। और असम का एक फेमस त्योहार है जो बार बार पूछा जाता है, और वो कौन सा त्योहार है, बिहू। ये बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है, आपके एग्जाम्स में पता नहीं कितनी बार आ चुका है। तो निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी थी, ये अपने को बताना है। चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी। ठीक है जी, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कौन थी। तो चंद्रगुप्त प्रथम और कुमारी देवी, क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, कुमारी देवी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, कुमारी थी, कुमारी देवी हो जाएगा। कुमार देवी, सॉरी, कुमारी देवी नहीं, कुमार देवी है। ठीक है, चलो। भारत की निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास हासिल किया था। कौन सी पंचवर्षीय योजना ने अपना लक्षित विकास है वो हासिल किया था। पंचवर्षीय योजनाओं वाला टॉपिक भी आपको उसमें दिखेगा, क्योंकि यहां से फिक्स आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है, फिक्स पूछा जाता है। तो पंचवर्षीय वाला टॉपिक भी आपको उसमें दिखने वाला है, 1-2 दिन में वो वीडियो आपको मिल जाएगी। तो बताइए, ठीक है जी, बताइए सभी स्टूडेंट, तो कौन सा हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना। तो पहले हमारे देश में ऐसा होता था कि भाई 5 साल फिक्स कर देगी, 5 सालों में हमें ये मेहनत करनी है, इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा। और अभी इन्हीं योजनाओं को बंद कर दिया गया है। तो अभी पता नहीं अब 2047 में ही हमारा देश आगे बढ़ेगा, उससे पहले तो कोई विचार ही नहीं है। ठीक है जी, टारगेट 2047 से 5 साल छोटे रह जाते हैं, कम रह जाते हैं। चलो, भारत में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन खालिस्तान द्वारा निर्धारित किया जाता है। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन है किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है, बताइए, बताइए भाई। तो हमारे देश में जो भी चीजें होते हैं ना, उनका निर्धारण कहां से किया जाता है, भारत की संसद से। कहां पर होता है भाई, संसद से। ठीक है, अनपढ़ लोग हैं वो पढ़े लिखों के बारे में बताते हैं कि इनको क्या क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए। हमारी संसद में जिस तरीके से, देखो ग्रुप डी का भी कोई एग्जाम होता है ना, उसमें फिक्स होता है कि भाई 10वीं पास का ही फॉर्म भर पाएगा। उससे थोड़ा बड़ा होता है कांस्टेबल लेवल का, तो 12th लेवल मांगा जाता है, फिर ग्रेजुएशन लेवल मांगा जाता है। लेकिन संसद में जाने के लिए आप अनपढ़ हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस लगा हुआ है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको बदलाव करना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर देश को आगे ले जाना है। तो बस याद हो गया। अरे ये बातें इसलिए बताता हूं ताकि आपको याद हो जाए। ठीक है, बाकी अपना कोई मकसद नहीं है,
बाकी चीजें चेंज कौन करेगा? संसद वाले ही करेंगे। अभी तो मैंने बताया है कि करेंगे कौन? संसद वाले। और आप और हम तो सिर्फ पढ़कर सरकारी नौकरी ले सकते हैं। ठीक है, चलो। केरल का पारंपरिक उत्सव कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। जैसे मैंने आपका असम का बताया है, वैसे ही केरल का बहुत बार आपके एग्जाम्स में आया हुआ है। तो केरल का कौन सा हो जाएगा? ओणम हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल का ओणम हो जाएगा। अब आप सभी हॉर्नबिल वाला कमेंट कर दो। पिछली ही क्लास में मैंने आपको याद करवाया था, तो आप सभी आंसर है कमेंट करके बताओगे। हॉर्नबिल के बारे में मैंने आपको बताया था, तो सभी स्टूडेंट है कमेंट करके बताएंगे। बैसाखी है, ये कहां का हो जाएगा? ये पंजाब का हो जाएगा बैसाखी। ठीक है जी, बैसाखी हो गया, लोहड़ी हो गया, ये कहां का हो जाएगा? पंजाब का हो जाएगा। ठीक है जी, चलो आगे बढ़ते हैं कि आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? साइंस के भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आएंगे, पता है ना? चलो बताओ। वैसे तो साइंस के क्वेश्चंस हमने पहले भी किए हैं, तो बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी के अनुसार हीलियम का, क्योंकि आधुनिक जो आवर्त सारणी वाला क्वेश्चन है ना, पीरियोडिक टेबल वाला, ये फिक्स है। ठीक है जी, ये फिक्स है आपके जीके में, इस बात को नोट कर लेना। तो हीलियम का कौन सा हो जाएगा? पहले नंबर पे कौन सा है? पहले नंबर वाला पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? हाइड्रोजन हो जाएगा। और दूसरे नंबर वाला कौन सा हो जाएगा? हीलियम हो जाएगा। ठीक है जी। कार्बन का भी बहुत बार पूछा जाता है, कार्बन का नंबर 6 हो जाएगा। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से किसने 1893 के शिकागो में विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। किसके द्वारा संबोधित किया गया था? तो ये स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा है संबोधित किया गया था। किसके द्वारा? स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और आज की क्लास का आपका आखिरी क्वेश्चन है कि बैंक दर में कमी मुद्रा पूर्ति में खालिस्तान कर सकती है। अब देखो एक बात बताता हूं, इकोनॉमिक्स जो सोचते हैं ना, नहीं आता एग्जाम्स में। कम से कम ज्यादा नहीं तो 2 से 3 क्वेश्चंस तो कम से कम आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं इकोनॉमिक्स। तो अब आपको बताना है कि अगर बैंक दर में कमी होती है तो जो मुद्रा पूर्ति होती है उसमें क्या हो जाएगी? वृद्धि हो जाएगी। क्या हो जाएगी भाई? वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन डी यहां पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है जी। तो अब सारे के सारे स्टूडेंट है कमेंट करके बताना ये वाली क्लास आप सभी को कैसी लगी और कितने क्वेश्चंस आपके ठीक थे, कौन से क्वेश्चंस में आपको प्रॉब्लम आई, कौन से टॉपिक में आपको प्रॉब्लम आई। ठीक है, ताकि वो टॉपिक नेक्स्ट वाली क्लास में आपके लिए ऐड कर दिया जाए। ठीक है जी। और अभी क्लासेज और बेहतरीन होना शुरू होंगी। अभी तो शुरुआत ही की है ना, हमने 2-3 क्लासेज ही डाली है, तो अभी धीरे धीरे हमारी क्लासेज और बेहतरीन होना स्टार्ट होंगी और बहुत कुछ आपको सिखाते हुए चलेंगे, क्योंकि हमारा टारगेट है कि आपके एग्जाम में सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है जी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। और नेक्स्ट वीडियो तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद।